हेलो एवरीबॉडी, छात्र मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं रसायन विज्ञान के चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण का सेकेंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कैसी होती है, किस किस पदार्थ के साथ होती है, इसके बारे में बताऊंगा। तो पहला यहाँ पर है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे एक धातु हम ले लिए जिंक एक धातु है और इसमें अम्ल के रूप में हम ले लिए H2SO4 को। तो जब धातु को मतलब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से कराई जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि यह H2SO4 जो है यह क्या है, एक एक्वस है, जलीय विलयन है। तो इसमें क्या होता है कि यह SO4 जो है यह यहाँ से विस्थापित होकर जिंक के साथ आ जाता है तो ZnSO4 बना लेता है और H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक और अभिक्रिया है जिसे जिंक की अभिक्रिया HCl से कराई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। तो उसी तरह से इसके भी जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं और इसमें से जो क्लोरीन है वह जिंक के साथ आकर मिल जाता है और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरह से जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया, एग्जाम में पूछ सकता है कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। अब जो है दूसरा है कि धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया। धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया मतलब जब कोई धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वह भी लवण एवं हाइड्रोजन गैस ही बनाता है। जैसे जिंक हो गया धातु, क्षारक में ले लिए NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जिंक की अभिक्रिया होगी तो यह बनाएगा सोडियम जिंकेट, मतलब Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट इसको बोलेंगे, जो लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है। फिर यहाँ पर है एल्युमिनियम प्लस, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, मतलब एल्युमिनियम धातु है तो धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ करा दिए जल की उपस्थिति में, H2O है यहाँ पर। तो क्या बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाया। तीसरा है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया। सबका दो अभिक्रिया हम यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रहे हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट तो रहेगा ही, यह केवल अगर कार्बोनेट की, धातु कार्बोनेट की बात हो, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब अम्ल से कराई जाती है तो वह लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा साथ में वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है तो इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है अम्ल से, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यह क्या बनाया, तो सोडियम क्लोराइड बनाया जो लवण हुआ और H2O बनाया जो यहाँ पर वाटर हुआ और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर हुआ। तो यहाँ पर है एक और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम धातु है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट CO3 हुआ, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो वह NaCl बनाएगा और साथ में तो बनाना ही बनाना है H2 और CO2, ठीक है। तो यह आप उदाहरण को, एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लेंगे, यहाँ पर क्लियर भी हो जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ अभिक्रिया। फोर्थ अभिक्रिया जो है अम्ल एवं क्षारक के बीच कराई जा रही है। अम्ल एवं क्षारक अब दोनों आ गया खुद अभिक्रिया करने। तो जब अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल बनाएगा, ठीक है। जैसे HNO3 मतलब ये क्या है, यह HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जा रही है क्षारक से NaOH से। तो जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी तो बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, यानी यह Na जो है यह NO3 के साथ आकर मिल गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बना लिया, अब OH इसमें बच रहा है और इसमें बच रहा है H। तो यह H और H मिलकर H2 बनाया और O हो गया, मतलब यह वाटर अलग प्रोड्यूस किया। तो
जैसे यहाँ पर एक और है HCl, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, जो एक्वस है। AQ का मतलब हुआ एक्वस, AQ का मतलब हुआ एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, ठीक है, जलांशन, मतलब जल का उसमें अंश हो। तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, और इसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके साथ जब क्रिया हुआ तो यह लवण बनाया NaCl, और फिर साथ में H2O भी बनाया। तो यह अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बनता है जी? तो लवण बनता है और जल बनता है। इसे आप ध्यान से इसको समझिए और इसको कंप्लीट कीजिए। अगला है धात्विक ऑक्साइडों के साथ अम्ल की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन होगा, और तब इसके साथ अभिक्रिया किसके बीच होगा? अम्ल के बीच होगा। खूब ध्यान से देखिए, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो धात्विक ऑक्साइड होता है। अब धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जानी है, तो धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल ही बनाता है। धातु ऑक्साइड जो है एक क्षारीय ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। धातु ऑक्साइड एक कैसा ऑक्साइड होता है जी? क्षारीय होता है, क्षारीय। तो क्षारीय अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण ही न बनाएगा जी। ऊपर वाले यहाँ पर इसके अनुसार कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया हो रहा है तो क्या बना रहा है? लवण एवं जल बना रहा है। तो अम्ल यह है नहीं, अम्ल तो यहाँ पर है ही नहीं। और धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड का मतलब हो गया क्षारीय। धातु ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो धातु ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो क्षारीय ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होगी तो क्षारक और अम्ल मिलकर क्या बनाएगा? लवण और जल ही न बनाएगा, जैसे ऊपर वाले में बनाया गया है। तो जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया और यहाँ पर HCl हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड HCl के बीच अभिक्रिया किया तो कॉपर यहाँ से विस्थापित होकर और क्लोरीन के साथ जा मिला तो CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड बनाया और साथ में H2O बनाया। तो कॉपर क्लोराइड क्या है? साल्ट है, लवण है। यहाँ पर Cu है, कॉपर ऑक्साइड है, और इसके साथ अभिक्रिया कराई जा रही है एक सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम कराएंगे क्या चीज से? या सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यह क्या बनाएगा? यह कॉपर जो है SO4 को बुला लेगा तो CuSO4 बनाएगा, कॉपर सल्फेट, और साथ में H2O यहाँ बच रहा है और यहाँ O बच रहा है, तो यह मिलकर H2O जल बनाएगा, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो भी वह लवण एवं जल बनाता है, क्योंकि धातु ऑक्साइड खुद क्षारीय ऑक्साइड है। अब चलिए हम चलते हैं अगला। जैसे अब हम बताएंगे आपको अधात्विक ऑक्साइड के बारे में। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक मतलब धातु नहीं हो, धातु को छोड़कर अन्य तत्व हो, ठीक है। जैसे हो गया अधात्विक, ठीक है, अधातु। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो कार्बन क्या अधातु है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है तो यह अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया, क्षारक की अभिक्रिया। तो क्षारक मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराया गया तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और साथ में वाटर भी बनाया, ठीक है। जैसे SO2 हो गया, यह भी सल्फर क्या है? अधातु है, तो सल्फर के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है तो यह भी अधात्विक ऑक्साइड हुआ। तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब NaOH विक्षार हुआ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया होगा तो सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम सल्फेट SO3 है, ठीक है। और यहाँ पर साथ में क्या बनाएगा? H2O बनाएगा जो लिक्विड है। यहाँ पर नोट में जो 3 बात लिखा है इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, जो पहले हम कह चुके हैं। कुछ अधात्विक ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, या सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। मतलब यह कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? यह अम्लीय प्रकृति का है। तो यहाँ भी आप ध्यान से देख सकते हैं कि यह अम्ल है ना, और यह क्षार है। तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा जी? लवण बनाएगा। तो ये लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ या सोडियम सल्फेट हुआ, ये सब क्या हुआ? लवण हुआ, ठीक है। तो लवण और जल बना रहा है, बात वही है। तो अब यहाँ पर जबकि कुछ अधात्विक ऑक्साइड है जैसे जल हो गया, या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो कुछ ऐसे यौगिक हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं, जो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब उदासीन प्रकृति के होते हैं। मतलब इनकी प्रकृति जो होती है H2O की, NO की, CO की और N2O की, तो इसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है जी? उदासीन होती है। उदासीन होने का मतलब न अम्लीय होना और न क्षारीय होना।
अगला नंबर है तीसरा कि अम्ल एवं क्षारक केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी अम्ल एवं क्षारक है वो ऐसे सूखा हो, ठोस रूप में हो तो वो आयन उत्पन्न नहीं करेगा जब तक उसको किसी जलीय विलयन में घोला नहीं जाएगा। तो अम्ल एवं क्षारक केवल जलीय विलयन में ही अपना आयन उत्पन्न करते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल एवं क्षारक के अणुओं से आयन पृथक नहीं होते हैं। पृथक होना मतलब अलग होना। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल एवं क्षारक के अणुओं से आयन अलग नहीं होते हैं। ठीक है, जब होगा तब जलीय विलयन में ही उसके आयन उत्पन्न होंगे और अलग होंगे। ठीक है, यह बात आपको अच्छी तरह से तीनों यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं और ये सब। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं इसके बारे में आगे बताने। तनुकरण। तनुकरण एग्जाम में कई बार पूछा है या कोई भी पूछ सकता है, पूछता भी रहता है लोग कि तनुकरण जिसको डाइल्यूशन कहते हैं। तो तनुकरण क्या होता है? तनुकरण तो जल में, मतलब जल में अगर अम्ल या क्षारक को हम मिला दें, जल में कोई अम्ल या क्षारक को हम मिला दें तो उसके आयन सांद्रता में जो उसका आयन बनता है, उसकी सांद्रता मतलब शक्ति, सांद्रता मतलब शक्ति, तो जो उसका आयन का शक्ति होता है उसमें प्रति इकाई आयतन में कमी आने लगती है, मतलब उसका शक्ति घटने लगता है। ठीक है, जब हम जल में अम्ल क्षारक को मिलाते हैं तो उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या चीज? तनुकरण। बहुत ही सिंपल है जी। जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं जी? तनुकरण या डाइल्यूशन कहते हैं। जैसे HCl हुआ तो HCl टूटेगा, अपना आयन बिखरेगा तो H प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। ठीक है, तो यह H प्लस आयन हुआ और यह Cl माइनस हुआ। अब इसकी अभिक्रिया हो गई किसके साथ? H2O के साथ, जल के साथ। तो यह क्या बनाएगा? तो यह H इसमें आकर जुटेगा हाइड्रोजन में, तो H2 यहाँ पर है ही, यह इसके साथ आ गया तो क्या बना लिया? H3 बना लिया, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन बनाया और फिर क्लोरीन यहाँ पर विस्थापित हो गया। अर्थात H प्लस जल से अभिक्रिया कर, मतलब हाइड्रोजन आयन, H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन H प्लस का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है यह जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्षारक जल में घुलकर क्या उत्पन्न करते हैं जी? तो क्षारक जब जल में घुलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH पर माइनस उत्पन्न करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब क्षारक जल में घुलते हैं तो OH पर माइनस बनाते हैं और जब अम्ल जल में घुलते हैं तो H प्लस आयन बनाते हैं। ठीक है, जब अम्ल को जल में घुला जाता है तो वह क्या होते हैं जी? H प्लस आयन बनाते हैं, याद रखिएगा। जब अम्ल को जल में घुलते हैं तो H प्लस आयन बनाता है और जब क्षारक को जल में घोलते हैं तो OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ बात है कि जो सभी क्षारक होता है वह जल में घुलनशील नहीं होते हैं, कुछ ही क्षारक जो है जल में घुलनशील होते हैं। अब जो जल में घुलनशील क्षारक हुए, तो जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसको हम कहते हैं क्षार। क्या कहते हैं जी? क्षार कहते हैं। कोई पूछे क्षार क्या है तो हम बोलेंगे कि जल में जो घुलनशील क्षारक है, जल में घुलनशील क्षारक है, तो उस जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में जो घुलनशील हो, जो क्षारक जल में घुल गया, जैसे वाटर हो गया, नहीं तो जो क्षारक जल में घुल गया तो समझ लीजिए वो क्षार है। तो सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक यहाँ पर शुरू में ही लिखवा चुके हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक को एक और नाम से जानते हैं, भस्म। क्षारक को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? भस्म। याद रखिएगा, भस्म। तो जल में घुलनशील जो भस्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसीलिए सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जबकि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि जो भी क्षार है वह क्षारक के साथ जल में घुला हुआ है, तभी तो क्षार है। तो सभी क्षार क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं।
और जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उसको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान बात है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो ये जितने भी हैं ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं जी, ये सब जल में मतलब घुलनशील क्षारक होते हैं, मतलब ये घुल जाते हैं। तो घुलनशील क्षारक हो गए कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह जो चारों यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखे हैं, ये घुलनशील क्षारक है, मतलब ये जल में घुल जाते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में, कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी हैं ये सब घुलनशील क्षारक है। तो इसको हम क्या कहेंगे जी? क्षार कहेंगे। अतः ये क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? क्षार कहलाएंगे। तो तनुकरण समझ में आ गया। यह समझ में आ गया कि H+ जो है वह अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन देता है, और क्षारक जो है वह जल में घुलकर OH- आयन देता है। बिल्कुल इसको याद रखना है। एग्जाम पूछ सकता है कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, तो H+ आयन देता है। क्षारक जल में घुलकर क्या देता है, तो OH- आयन देता है, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। और सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे, लेकिन सभी क्षार क्षारक होंगे। और कुछ क्षारक का उदाहरण भी हम दे दिए हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, पीएच स्केल को लेकर आते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल जो है, पी का मतलब हुआ, यहाँ पर मैं बताया हूँ, पी का मतलब होता है पोटेंज ऑफ, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। मतलब पीएच स्केल जो है वो क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बतलाता है। कौन? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या बताता है जी? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बतलाता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो एसपीएल सोरेनसेन है, जो 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक, फ्रेंच के रहने वाले थे ये वैज्ञानिक, एसपीएल सोरेनसेन जिनका नाम था। तो 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का खोज किया, जिन्होंने जो इस स्केल का जो परास होता है, परास का मतलब हुआ, जैसे आप एक स्केल पर देखते हैं लिखा रहता है 0 से लेकर कहाँ तक? 15 तक, जो 15 सेंटीमीटर को इंगित करता है, बताता है। अगर उससे बड़ा वाला स्केल लीजिए तो वह 30 सेंटीमीटर तक का रहता है, 0 से 30 उसका परास बताता है। उसी तरह से जो पीएच स्केल का परास होता है वह 0 से 14 तक होता है। इसे बहुत आसानी से आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि पीएच स्केल का जो परास होता है वह 0 से लेकर 14 तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। तो पीएच जब 7 हो, एग्जैक्ट 7 हो, जैसे मान लीजिए यहाँ है 0 से शुरू हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हो गया, और ये 14 मान लेते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर 7 होगा तो इसको हम उदासीन मानेंगे। मतलब वह विलयन न अम्लीय होगा और न क्षारीय होगा। वो कैसा होगा? उदासीन होगा। किसका? तो जिसका पीएच मान 7 हो। मतलब अगर हाइड्रोजन आयन की शक्ति 7 हो तो वह विलयन उदासीन विलयन होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 7 से कम हो, मतलब पीएच में 7 से कम बता रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे अम्लीय विलयन। ठीक है, और जिसका विलयन पीएच मान, उसका जो पीएच मान है, पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो जिसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 7 से अधिक हो, 7 से अधिक, मुंह खुला है, अधिक को इंगित कर रहा है कि यह जो है वह 7 से अधिक है। तो जब 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? क्षारीय विलयन। ठीक है, तो जब एग्जैक्ट 7 हो तो उदासीन विलयन, 7 से कम हो तो अम्लीय विलयन, 7 से अधिक हो तो क्षारीय विलयन। बिल्कुल आसानी से याद रखना है। मतलब 7 के इधर हो तो अम्लीय, एग्जैक्ट 7 हो तो उदासीन, और 7 के इधर जब पार करने लगे तो उसको हम बोलेंगे क्षारीय विलयन। तो अगर कोई पूछे कि अम्लीय विलयन का परास कितना होता है, तो 0 से 7 के बीच होता है। क्षारीय विलयन का तो 7 से 14 के बीच होता है, और उदासीन विलयन का तो उदासीन विलयन का एग्जैक्ट 7 होता है। ठीक है ना। अब कुछ रंग है जिसका पीएच मान आपको याद रखना होगा। जैसे गाढ़ा लाल रंग हो तो उसका पीएच मान 0, लाल के लिए 1, गहरा लाल के लिए 2, नारंगी लाल हो अगर तो उसके, नारंगी लाल का मतलब हल्का नारंगी लिए लाल। ठीक है,
तो नारंगी लिए लाल हो तो 3, नारंगी हो तो 4, नारंगी पीला हो तो 5, हरित पीला हो तो 6। अब देखिए 0 से लेकर 6 तक की बात हुआ, तो 6 का मतलब 7 से कम, तो 7 से कम है तो अम्लीय विलयन है, मतलब ये अम्लीय को बताएगा। यहाँ पर हम लिख दिए ऐसे करके अम्लीय, ठीक है ना। मतलब 0 से लेकर 6 तक जो बताएगा वो क्या बताएगा, अम्लीय बताएगा। अब यहाँ हरा है, हरी झंडी दिख गई, तो हरी झंडी दिख गई तो 7 हो गया एग्जैक्ट, मतलब वो उदासीन हो गया, क्योंकि उदासीन यहाँ पर किसके बराबर है, 7 के बराबर। अगर एग्जैक्ट 7 हो गया तो उदासीन विलयन होगा। अब 7 से आगे बढ़ेंगे तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। 7 से आगे बढ़ेंगे तो 7 से आगे जैसे 8 से लेकर 14 तक ये क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो हरित नीला हो तो उसका पीएच मान 8 होगा, नीला हो तो उसका पीएच मान 9 होगा, गहरा नीला हो तो उसका पीएच मान 10 होगा, जामुनी हो तो 11 होगा, गाढ़ा जामुनी हो तो 12 होगा, और बैगनी हो या फिर बैगनी हो, मतलब 13 और 14 पर बैगनी को ही दिखाता है। पीएच मान जिसका 13 और 14 होता है ना, 13 हो या 14 हो, दोनों पर बैगनी ही दिखाता है, इसलिए बैगनी यहाँ पर 13 का भी और फिर बैगनी 14 का भी, मतलब 13 और 14 का जो पीएच मान वाला रंग होता है उसका रंग बैगनी रंग का होता है, ठीक है। तो इसमें पता चला कि पीएच स्केल क्या है और पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल का खोज कब और किसने किया, पीएच स्केल का परास कितना होता है, पीएच स्केल पर जो 7 होता है वो क्या चीज को बताता है, 7 से कम हो तो क्या होगा, कैसा विलयन होगा, 7 से अधिक हो तो कैसा विलयन होगा, और कौन सा रंग किस मान को बतलाता है, किस पीएच मान को बतलाता है। तो इस बात की जानकारी हम लोग को मिली। अब कुछ विलयन को लेते हैं और विलयन से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक विलयन लार हो गया, लार मतलब जो हम लार हमारे मुंह में जो है वह, तो लार बिफोर मील्स का मतलब हुआ खाना खाने के पहले। तो खाना खाने के पहले लार जो होता है उसका पीएच मान 8 होता है, और खाना खाने के बाद आफ्टर मील का मतलब हुआ खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद जो लार का पीएच मान होता है वह 6 होता है। देखिए यहाँ अधिक क्षारीय है, यहाँ क्षारीय है, खाना खाने के पहले क्षारीय है, लेकिन खाना खा लिए तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। नींबू का रस का पीएच मान 2 होता है, गाजर का रस का 6 होता है, कॉफी का 5 होता है, टमाटर का रस का 4 होता है, और नल का जल जो हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान 8 होता है, मतलब उदासीन लगभग। साथ ही हम मानेंगे, लेकिन क्षारीय मतलब 1 पॉइंट बढ़ गया, तो 7 अगर रहता तो उदासीन होता है, जैसे जल उदासीन है, लेकिन नल का जल हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, क्योंकि उसको धातु से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो यह जो है नल का जल का पीएच मान लगभग मतलब 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ संशय नहीं। तो आज के वीडियो में मैं इतना बात बताया, इसके फिर आगे चलेंगे, इसके अगले वाले भाग में, इसका अगले वाले भाग को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।